झुलसाने वाली गर्मी, सूखाग्रस्त क्षेत्र, परभक्षियों का खौफ हो या बर्फ का कहर, हालात जितने भी मुश्किल हों, जीवन कभी थमता नहीं है। आसमान छूते पहाड़ों पर, समंदर की गहराइयों में या इनके दरमियान, उस जगह का खास वातावरण तय करता है कि जीव एक दूसरे से कैसे संपर्क करेंगे, शिकार कैसे करेंगे और परवरिश कैसे करेंगे। कुछ मीटर का फासला जीने मरने का फैसला कर सकता है। कुदरत की चुनौतियों पर खरा उतरना आसान नहीं है। इस चुनौती भरे इलाके में कैसे जिया जाता है? जहां साल भर प्यास बुझ सके, ऐसे तालाब आसानी से नहीं मिलते। इसीलिए ये पौष्टिक घास पर आश्रित होते हैं। इससे पेट भी भर जाता है और शरीर में पानी की जरूरत भी पूरी हो जाती है। यहाँ पानी बहुत कम है और ज्यादातर ये खारा होता है, लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप सकते हैं। नमकीन पानी को छानने के बाद इन फ्लेमिंगोस की चोंच में ये स्वादिष्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं, जिन्हें ये बड़े चाव से खाती हैं। प्लेटो में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन चिली की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सालार डी अटाकामा पानी के लिए इसी बारिश पर निर्भर है। लेकिन तेज धूप की वजह से यह पानी भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। झील का पानी मिट्टी में से खनिजों को सोखकर जल्दी ही उड़ जाता है। सिर्फ अवशेषों की पपड़ी और खारे पानी के कुछ तालाब बचते हैं। नीचे खारे तालाब, ऊपर बादलों से घिरे ज्वालामुखियों का सिलसिला। लेकिन इन बादलों से पानी कम ही बरसता है। यहां अटाकामा में सूखे का राज है। सुबह के इस कोहरे ने एक अनजानी दुनिया को ढका हुआ है। यह श्रीलंका का पहाड़ी इलाका है। इस देश के बहुत सारे नायाब जीव जंतु इन खूबसूरत पहाड़ियों में बसे हुए हैं। यहां कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में पर्पल फेस लंगूर पाए जाते हैं। ये अपनी ज्यादातर जिंदगी इन ऊंचाइयों पर ही काटते हैं। इनका कभी कभार ही नीचे आना होता है। वैसे भी नीचे रहना इतना सुरक्षित भी नहीं है। यहां ऊंचाइयों पर इनके लिए भर पेट खाना होता है और ऊंची टहनियों पर इनके बच्चों का खेल कूद भी हो जाता है। जो बच्चे अभी अभी कूदना सीखे हैं, वो अपने से बड़ों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये पेड़ पर बहुत जबरदस्त फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ते हैं। ये किसी मंझे हुए एक्रोबैट से कम नहीं होते। लेकिन सभी लंगूरों का मिजाज एक जैसा नहीं होता। कुछ को छलांगे मारने में मजा आता है, तो कुछ आराम तलब जिंदगी पसंद करते हैं। ऐसे लंगूर अपनी तन्हाई में किसी को दखल अंदाजी नहीं करने देते। इन पर्पल फेस लंगूर की खाल यहाँ के ठंडे मौसम के अनुसार ढल गई है।
कठोर ठंड के दौरान इनकी गर्म रोएदार खाल इनकी रक्षा करती है। यहाँ पेड़ों की ऊंचाइयों पर रसीले पत्तों की कोई कमी नहीं है। जहां भी हाथ बढ़ाओ मिल जाएंगे। लेकिन ये लंगूर वो खाना चाहते हैं जो इन पत्तों से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो। इसीलिए हर सुबह ये सबसे शानदार फुलवारी की तरफ निकल पड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर श्रीलंका में कोई और फुलवारी नहीं है। यहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं, जैसे कि ये मिमोसा। लेकिन जंगल में चैन से कौन खाने देता है। एक बार पक्षी ने सिर पर मंडराना शुरू कर दिया है। ब्लैक ईगल को देखते ही लंगूर दहशत में आ जाते हैं और सब भाग खड़े होते हैं। ईगल भी भूखे पेट चली जाती है। जब खतरा आसमान से हो तो लंगूरों को उसका थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, लेकिन जमीन पर उतरने से लंगूर कतराते हैं। नीचे पता ही नहीं लगता कौन घात लगाए बैठा हो। जैसे कि ये इंडियन रॉक पाइथन। ये विशाल अजगर अपने शरीर को लगभग 5 मीटर तक फैला सकता है। शिकार को घेर कर कैसे कसते हैं, कोई इससे सीखे। इस मादा की बात अलग है। ये हफ्तों से अपने घोंसले पर कुंडली मारकर अपने अंडे से रही है, उनकी रक्षा कर रही है। जैसे ही अंडों की गंध से इसे पता चलता है कि बच्चे अंडे फोड़कर बाहर आने वाले हैं, भूखी मादा यहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देती है। इसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। इसे डर है कहीं तेज भूख की वजह से ये अपने बच्चों को ही ना खा ले। अब घोंसले की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। बच्चे बाहर आने को हैं। अंडों के अंदर नन्हे अजगर बाहर आने की कोशिश में जुट चुके हैं। एक टेम्पररी एग टूथ की मदद से नन्हे पाइथन अंडे की सख्त परत को चीर देते हैं। और फिर सूंघ कर बाहरी दुनिया का अंदाजा लगाते हैं। फिलहाल इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बड़े होने पर ये खतरनाक परभक्षी बन जाएंगे। अकेले रहने की इनकी आदत है। बचपन में ही इनमें आपसी टकराव शुरू हो जाते हैं। हर अजगर अपना खुद का इलाका चाहता है। फिलहाल ये बच्चे पेड़ के पत्तों और जड़ों में पनाह ले लेते हैं। परभक्षियों से छिपे रहना बेहद जरूरी है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल इन्हें बड़े चाव से खाती है। ऐसा नाश्ता भला रोज रोज कहां मिलता है। लेकिन शायद ईगल का पेट अभी भरा हुआ है। इस बच्चे को जीने की थोड़ी और मोहलत मिल गई।
श्रीलंका का वन्य जीवन जमीन पर नहीं, पेड़ों की ऊंचाइयों पर खूब फल फूल रहा है। लेकिन साउथ अमेरिका की इन हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों में फलना फूलना हर एक के बस की बात नहीं। रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच इन टेबल टॉप माउंटेन्स को स्थानीय भाषा में टेपुई कहते हैं। ये रेन फॉरेस्ट्स वेनेजुएला, ब्राजील और गयाना के इलाके में पड़ते हैं। यहां एक छिपी दुनिया फल फूल रही है। ये वो इकलौती जगह है जहां सन पिचर्स उगते हैं, जो कि मांसाहारी पिचर प्लांट की एक उपजाति है। सन पिचर अपने नलीदार पत्तों और उनके साइड में बने जोड़ की मदद से कीड़ों को पकड़ते हैं और बारिश का पानी जमा करते हैं। ये दोनों पोषक तत्व इन्हें इस कम उपजाऊ जगह में उगने में मदद करते हैं। देखने में ये पौधा इतना जटिल नहीं लगता, लेकिन इस खास बनावट की वजह से ही ये इस चुनौती भरे इलाके में उग पाता है। टेपुई की खड़ी चट्टानों से रेन फॉरेस्ट की नमी ऊपर पहुंच जाती है, फिर मूसलाधार बारिश होती है। ऊंचे प्लेटोज पर लगातार चलने वाली बारिश सन पिचर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। टेम्परेट जोन्स में पिचर प्लांट की कई उपजातियों में एक लिड होता है, लेकिन सन पिचर्स में लिड ना होने की वजह से पौधों के पोषक तत्वों का बारिश के पानी में बह जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन तेज बारिश के बावजूद सन पिचर्स में पानी का स्तर कम रहता है। दरअसल इस पौधे में एक सुराख होता है जहां से अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। पत्ते में जोड़ की वजह से पानी सुरक्षित तरीके से पौधे के नीचे तक पहुंच जाता है और पानी का स्तर बना रहता है। सन पिचर का ये शानदार एडेप्टेशन और कम से कम पोषक तत्वों में पनपने की इसकी काबिलियत इसे टेपुई के कठोर वातावरण में भी फलने फूलने देती है। ये है कोबरा लिली, जो ओरेगन और कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में उगता है। ये मांसाहारी पिचर प्लांट दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर तक पहुंच जाती है। इसके जाल का मुंह इसके गुंबद जैसे हुड के नीचे होता है, जिसमें बहुत सारी ट्रांसल्यूसेंट खिड़कियों जैसी बनावट होती है। इन खिड़कियों में एक खास आकर्षण होता है। कीड़े इसकी ओर खींचे चले आते हैं। पौधे के मुंह से निकलने वाली मीठे रस की खुशबू कीड़े को बेकाबू कर देती है। लेकिन जैसे ही बेकाबू कीड़ा पौधे की नली में दाखिल होता है, वो जाल में फंस जाता है। पेट भर खाना खाने के बाद जब कीड़ा बाहर निकलने के लिए बाहर से आती रोशनी की दिशा में उड़ता है, तो फिसलनदार हुड से टकराकर गिर जाता है और पौधे के अंदर स्लाइड होता ही चला जाता है। कोबरा लिलीज ऊंची पहाड़ियों के कठोर वातावरण के अनुसार पूरी तरह से ढल चुकी हैं। इनका अंदाज निराला है। यूरोप के बीचों बीच यह है आल्प्स। यह शानदार पर्वतमाला बेहद आकर्षक है। साल में लगभग 8 महीने इस इलाके में बहुत कठोर ठंड पड़ती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ जीना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ वही जी पाता है जिसमें ताकत और मजबूती है, जो यहाँ के उबड़ खाबड़ इलाके में अपना रास्ता बनाना जानता है। शामवा में ये सारी खूबियां हैं।
ये यहाँ की खड़ी चट्टानों पर बहुत सधे हुए कदमों से चलना जानते हैं। सर्दी कम हो या ज्यादा, शाम वो अपने काम में लगे रहते हैं। ये रुकना नहीं जानते। ये यहाँ की बर्फ और बर्फीले तूफानों से सामना करने में माहिर है। लेकिन मीटिंग सीजन के दौरान इनकी भावनाएं कुछ ज्यादा ही तीव्र हो जाती हैं। मेल्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जोर आजमाइश करते हैं, खतरनाक ढलानों में एक दूसरे का पीछा करते हैं। ये कमजोर प्रतिद्वंद्वी को अपने इलाके से खदेड़कर अपना लोहा मनवाते हैं। खतरनाक ढलानों से शामवाग कभी नहीं घबराते। लेकिन बर्फ से ढके पर्वतों पर खतरा हमेशा बना रहता है। कुदरत का कहर कभी भी टूट सकता है। किस्मत वालों को ही पनाह मिलती है। एवलांच की प्रेशर वेव ही जान लेने के लिए बहुत होती है। एवलांचेस जान लेते हैं, लेकिन बहुतों को जीवन दान भी देते हैं। उन्हीं की वजह से ही इन रेवंस की सर्दियां कट पाती हैं। लाशों के पास सबसे पहले भूखे रेवंस ही पहुंचते हैं। और तभी कुछ जीव रेवंस पर नजर रखते हैं ताकि उन्हें भी भोजन मिल सके। यह भूख ही गोल्डन ईगल उन्हीं जीवों में से है। यह ताकतवर है, इसीलिए खाने का हक सबसे पहले इसका है। कमजोर रेवंस इससे टकराने का दम नहीं रखते। एल्प्स की ठंड बेरहम है। ये शामुआ तो नहीं बचा, लेकिन इसे खाकर इस गोल्डन ईगल को जीवन दान मिल जाएगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, खाना और कम होगा, लेकिन सभी जीव गर्मियों तक बने रहने के लिए संघर्ष करेंगे। वसंत ने दस्तक दी है। बर्फ पिघलने से मैदान फिर से नजर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन एवलांचेस का कहर भी बढ़ गया है। पिघलती बर्फ का पानी
खतरनाक ढलानों से जलमार्गों में नजर आना शुरू हो गया है। इसके बाद कुछ हफ्तों तक रैपिड्स का दौर चलेगा। लंबी सर्दी आखिर खत्म हो चली है। अगले कुछ महीने गर्मी रहेगी और अब यहाँ एल्प्स में वो सब होगा जो सिर्फ गर्मियों में होता है। शामू और उनके बच्चे बची खुची बर्फ की ठंडक का मजा ले रहे हैं। अब यहाँ चारों तरफ हरी घास उगी हुई है और खाने की कोई कमी नहीं है। तो जब पेट भरा होगा तो खेल कूद मौज मस्ती होगी ही। शामुआस को पहाड़ों में भागना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में कभी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन पैसिफिक सैमन्स की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। समंदर से करोड़ों सैमन्स पश्चिमी कनाडा की उन नदियों की ओर रुख करती हैं जो बहुत ऊंचाई पर हैं। ये सैमन्स इन नदियों के उसी स्थान पर पहुंचती हैं जहां वो पैदा हुई थीं और वहां पहुंचकर वो अंडे देती हैं। सूंघने की अनोखी शक्ति से वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। जितना ज्यादा वो अपनी मंजिल के करीब होती हैं, उतना ही उन्हें पानी के करंट से लड़ना पड़ता है। कुछ जगहों पर तो नदी इतनी अशांत होती है कि तैरना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन यह हार नहीं मानती। आगे बढ़ने के लिए मछली पानी को ही छोड़ देती है। कुछ पलों के लिए तो ये बन जाती है फ्लाइंग फिश। पानी के करंट से जीतने के लिए सैमन को अलग अलग लेवल्स पर बार बार फ्लाइंग फिश बनना पड़ता है। सैमन की हर छलांग परफेक्ट होनी चाहिए और उसे पानी में वापस एकदम ठीक जगह पर उतरना चाहिए। थोड़ी सी गड़बड़ का मतलब है मौत। अंडे देने के स्थान तक पहुंचने के लिए सैमन को तेज करंट्स, चट्टानें और रैपिड्स को पार करना पड़ता है। इन्हें अपनी इंस्टिंक्ट से ताकत मिलती है और ये आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन सफर के अलग अलग पड़ाव पर नए नए खतरे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ब्लैक बेयर्स को सैमन खाना बहुत पसंद है। माइग्रेशन के दौरान ये बेयर्स सैमन्स की दावत उड़ाते हैं। इससे इन्हें खूब प्रोटीन मिलता है। फिलहाल इन सैमन्स में खूब जान है, इसीलिए ये आसानी से पकड़ में नहीं आएंगी। लेकिन ये बेस भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं।
बेज मछली के सबसे मोटे हिस्से खाते हैं, बाकी हिस्से डिकम्पोज होकर आसपास के पेड़ों को पोषण देते हैं। ये पोषण इन पेड़ों के स्वास्थ्य और विकास में मदद करता है। यह अलग बात है कि माइग्रेशन के दौरान सैमन की वजह से कुछ पौधों और जीवों को पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन सैमन्स का एक ही उद्देश्य होता है और वो है अंडे देने की जगह तक पहुंचना। यहां 4 साल पहले पैदा हुई ज्यादातर सॉकाई सैमन बच नहीं पाई, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची वो इतनी मुश्किलें पार करके मेट करने के लिए पहुंच गई हैं। ये फीमेल्स नदी के तल पर एक उथला सा गड्ढा खोदती हैं और उसमें अंडे दे देती हैं, और फिर मेल्स उनके साइड में तैरकर इन अंडों को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरह से अगली पीढ़ी की तैयारी पूरी हो जाती है और सैमन का समंदर से ऊंची नदी तक पहुंचने का कठिन सफर सार्थक हो जाता है। झील के किनारों पर पेड़ पौधों की छाया की वजह से गुप अंधेरा छाया रहता है। जेलीफिश अंधी होती है, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती है कहां अंधेरा है। ये उस खतरे को भी भांप सकती है जो किनारों पर मौजूद मैंग्रोव्स में छिपा होता है। इस खतरे के इलाके में इन्हें अक्सर हवा और लहरें खींच कर ले आती हैं, पर पक्षी हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। नन्हे ब्लेनीज मौका मिलते ही जेलीफिश के टेंटिकल्स को कुतर लेते हैं और उन्हें जानलेवा सी एनेमोनीज की तरफ धकेल देते हैं। पकड़ में आने के बाद जेलीफिश को हर तरफ से हमला झेलना पड़ता है। ऐसी मौत की झप्पी से छुटकारा सिर्फ किस्मत वाली जेलीफिश को ही मिलता है। रात को जेलीफिश झील की गहराइयों में पहुंच जाती है, जो झील का सबसे जानलेवा हिस्सा है। जेलीफिश और उसके भीतर रहने वाले अनगिनत एल्गी इस ऑक्सीजन फ्री लेयर में पहुंचते हैं, जहां मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की लाशें सड़ रही होती हैं। इस गहराई में एल्गी के लिए तो शानदार पोषक तत्व होते हैं, लेकिन यह टॉक्सिक लेयर जेलीफिश के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यहां ज्यादा वक्त रहने का मतलब है जेलीफिश की मौत। इसीलिए जैसे ही एल्गी को पर्याप्त पोषण मिल जाता है, जेलीफिश ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। जेलीफिश ऊपर सतह पर पहुंचती है, जहां सूरज की पहली किरणें उसके स्वागत का इंतजार कर रही होती हैं। पलाव से बहुत दूर क्यूबेक के तट पर समुद्री बर्फ का एक खंड है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टाइडल रेंज है। जब लो टाइड होती है तो बर्फ की चट्टानें उभर आती हैं, और हाई टाइड के बाद बर्फ की चट्टानें अचानक गायब हो जाती हैं। हाई टाइड और लो टाइड के बीच 16 मीटर के फर्क से बर्फ की चट्टानें चूर चूर हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह जबरदस्त टाइडल रेंज कुछ शानदार अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है। वैसे तो इनुइट शिकारी आमतौर से सील या व्हेल का शिकार करते हैं, यही इनकी परंपरा है, लेकिन सर्दियों में इनका शिकार करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खाने का इंतजाम करने ये लोग -40 डिग्री सेल्सियस की परवाह किए बगैर समंदरी बर्फ में एक खास जगह पर पहुंच जाते हैं। इनुइट्स जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा लो टाइड होती है तो समंदर के पीछे हटने से बर्फ के नीचे शानदार गुफाएं बन जाती हैं। इसकी वजह से इन्हें समुद्र तल पर उतरने का मौका मिल जाता है। ये परंपरागत ज्ञान इनके समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है।
इनुइट्स जानते हैं कि नीचे उतरने में जान का जोखिम है, लेकिन हजारों किलो बर्फ के नीचे जाने में ये बिल्कुल नहीं घबराते। बर्फ पिघल रही हो तब भी नहीं। ये इतना बड़ा जोखिम पौष्टिक मसल्स पाने के लिए करते हैं। इन्हें यहां बड़ी मात्रा में मसल्स मिलते हैं जिनसे ये अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। इन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि इनके पास सिर्फ 1 घंटा है। टाइड वापस आनी शुरू हो गई है। समंदरी बर्फ हिलनी शुरू हो गई। अब और नहीं रुका जा सकता। अगर गुफा में पानी भर गया फिर ये नहीं लौट सकते। बर्फ ने सुराख को बंद कर दिया है। ठंडी रहस्यमयी दुनिया फिर से सील हो गई। इन रेगिस्तानी पहाड़ों के बीचों बीच कैनियंस हैं और इन पहाड़ों के पीछे एक मशहूर झील। यह है डेड सी। एक टेक्टोनिक शिफ्ट से इस झील की बनावट हुई। इस झील का कोई मुहाना नहीं है। यह सी लेवल से 428 मीटर नीचे है। इतनी नीचे कोई और झील नहीं है। भयंकर गर्मी और सूखे की वजह से सॉल्ट आइलैंड्स बन जाते हैं और इवेपोरेशन से अजीब-ओ-गरीब बनावटें शक्ल ले लेती हैं। जॉर्डन वैली को देखकर कोई भी कहेगा कि यह रहने लायक जगह नहीं है। लेकिन यह इलाका माइग्रेटरी बर्ड्स के ट्रांजिट रूट में पड़ता है। यहां से साल में 2 बार करोड़ों परिंदे गुजरते हैं। सर्दियों में वो यूरोप से अफ्रीका जाते हैं और फिर वसंत में वापस यूरोप लौट जाते हैं। इन परिंदों में यूरोपियन व्हाइट स्टॉक भी शामिल है। ये ग्लाइडिंग करते वक्त यहाँ की जमीन से उठने वाली गर्माहट यानी थर्मल्स का बखूबी फायदा उठाते हैं। ये थर्मल्स की मदद से जेरूसलम जैसे जाने माने शहरों के ऊपर से ग्लाइड करते हुए निकल जाते हैं। इसके अलावा ये बड़े मैदानों और हरे भरे खेतों के ऊपर से तेजी से गुजर जाते हैं। स्टॉक्स के झुंड बढ़ती गर्माहट की मदद से अपनी रफ्तार को बहुत तेज कर लेते हैं। इन्हें किसी से रास्ता नहीं पूछना पड़ता। उसके लिए इनके इंस्टिंक्ट्स ही बहुत हैं। स्टॉक्स की तरह समुद्री जीव भी रास्ते के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स पर निर्भर करते हैं। स्पर्म व्हेल धरती की सबसे ताकतवर परभक्षी है। यह समंदर की बंजारन है, एक जगह कभी नहीं रुकती। स्पर्म व्हेल समंदर की गहराइयों में शिकार करती है। वो इलाका इतना नीचे है कि वहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती। स्पर्म व्हेल समंदर की गहराइयों में
1 घंटे तक अपनी सांस रोक कर रख सकती है। वापस नीचे जाने से पहले यह अपना वेस्ट एलिमिनेट करके समंदर को फर्टिलाइज करती है। समंदर की गहराइयों में जिन अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती वो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे इनकी ऊर्जा बचती है। ये वो नायाब मौका है जब समंदर की गहराइयों से पोषक तत्व सतह पर पहुंच रहे हैं। इतनी गहराई में तैरना किसी और मैमल के बस की बात नहीं। ये व्हेल्स कभी कभार ही इस तरह से झुंड में घूमती हैं। जब ये लगभग 2 किलोमीटर नीचे होती हैं, ये कई बार जायंट स्क्विड का शिकार करती हैं। ये इन्हें बहुत चाव से खाती हैं। एक स्पर्म व्हेल हर रोज लगभग 1 टन खाना खा लेती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत तेज आवाज निकालते हैं, जिससे इनका शिकार सुध-बुध खो बैठता है। समंदर की गहराइयों में रहने वाले ये ताकतवर जीव बहुत रहस्यमयी हैं। इनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। डीप सी एक्सप्लोरेशन एक चुनौती है। इस चुनौती का जाता है कॉकआइड स्क्विड भी किसी से कम नहीं है। इस सेफेलोपॉड की एक आंख तो बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरी, ये जो ऊपर की तरफ देख रही है, थोड़ी अजीब लग रही है। सिर्फ गहरे समंदर के ये असाधारण जीव हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटा सकते हैं। धरती की ऊंचाइयों पर एक पहाड़ी इलाका है जहां दिन अभी शुरू ही हुआ है। संगीत की गूंज से आसपास के लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाया जा रहा है। यहां लोग आध्यात्म और एडवेंचर के लिए आते हैं। इसे दुनिया की छत कहते हैं। यहां पर धरती की सबसे शानदार चोटियां हैं। हर साल यहां से अनेकों पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन होता है। सभी पर्वतारोहियों का एक ही सपना होता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना। यक के कारवां और सैकड़ों शेरपा एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचते हैं और इन पर्वतारोहण अभियानों का हिस्सा बनते हैं। अलग अलग दलों के अपने अपने लक्ष्य हैं। अभियान का एक दल समुद्र तल से 5300 से 6400 मीटर तक पर्वतारोहण करेगा। जो भी पर्वत की चोटी छूने की इच्छा रखता है, उसे यहाँ के कठोर वातावरण से एक्लिमेटाइज होना पड़ता है। खराब मौसम या अधिकारियों की इजाजत ना मिलने से अभियान दलों को हफ्तों तक यहीं एडवांस्ड बेस कैंप्स में रहना पड़ता है। इस तनावपूर्ण स्थिति से हर क्लाइंबर अपने अंदाज में जूझता है। एक बार क्लाइंबर को आगे बढ़ने की इजाजत मिल जाती है तो वो नॉर्थ कॉल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जो 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। ग्लेशियल क्रेवासेस पार करने के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। स्थानीय शेरपा बहुत शानदार माउंटेनियर्स होते हैं। ये जिसे असिस्ट कर रहे होते हैं, उसकी काबिलियत और रफ्तार के हिसाब से उसकी मदद करते हैं। वक्त बचाने के लिए सीढ़ियों की भी मदद ली जाती है। जिस दिन सब कुछ बढ़िया चलता है, उस दिन पर्वत की लाजवाब खूबसूरती देखने का मौका मिलता है।
नॉर्थ कॉल पहुंचने के बाद आराम करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस ऊंचाई पर मौसम पलक झपकते ही बदल सकता है। टेंट लगाने के लिए सही जगह मिलना भी आसान नहीं होता। नॉर्थ कॉल की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जेट स्ट्रीम की समस्या शुरू हो जाती है। गर्मियों में हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आप सिर्फ कैंप्स के अंदर ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। रात को हवा की रफ्तार कम होते ही बेस कैंप और हाई कैंप में चहल पहल शुरू हो जाती है। गुप्त अंधेरे में पहला दल शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हर दल के लिए अलग टाइमिंग होती है। कुछ दल हाई कैंप्स में बने रहकर मौसम अधिकारियों से अच्छे मौसम की खबर मिलने का इंतजार करते हैं, और बाकियों के लिए फैसला लिया जा चुका है। हाई कैंप्स में दलों का लगातार आना जाना लगा रहता है। अच्छे मौसम की वजह से जिस ग्रुप को शिखर की तरफ बढ़ने का मौका मिला था, उन्हें बीच में ही लौटना पड़ा। जो खतरनाक तूफान और कठोर ठंड में फंसे हैं, उन्हें अपने टेंट में बने रहने के लिए कहा गया है। जब आप 8000 मीटर की ऊंचाई पर डेथ जोन में होते हैं, तो आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। शिखर की तरफ हर कदम आपके फिजिकल और मेंटल स्टैमिना का इम्तिहान होता है। 8848 मीटर की ऊंचाई छूने के लिए बहुत क्लाइंबर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही कामयाब हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर परचम लहराने के बाद बहुत सारे क्लाइंबर्स की आंख में आंसू होते हैं, क्योंकि अब उनके पास फतह करने के लिए और कोई पर्वत नहीं बचा होता है। वैज्ञानिक भी कई बार ऊंचाइयों की तरफ खींचे चले आते हैं, और उनमें से कुछ खुशनसीब सच्चे आनंद के पल महसूस करते हैं। दूर दराज के पहाड़ी इलाके पर न तो धरती एंडीज से एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से वैज्ञानिक कॉस्मोस की गहराइयों में झांक सकते हैं। नेबुलाई में और बहुत दूर सितारों के पास रिमोट प्लैनेट्स पर वो जीवन की रहस्यमयी उत्पत्ति की खोज में जुटे हैं।